जय हिंद बंधुओं। मैं शंभुनाथ महतो अपने YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं स्वागत करता हूं। आज वर्ग 8 हमारी दुनिया का नोट्स बनकर तैयार है। इसी से संबंधित आप सभी के लिए यह नोट्स लेकर आए हैं ताकि आपको भी सक्षमता परीक्षा में मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको यह नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9162681087 पर व्हाट्सएप करें और आपको यह नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ है इकाई 1 संसाधन। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण उपयोग दोनों करता है। मानव अपने श्रम से प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के स्वरूप और गुण परिवर्तन कर नई वस्तुओं को बनाता है, जैसे गाड़ी, मकान, कार्यालय, विद्यालय, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि। अर्थात कहने का अर्थ है मानव प्रकृति से भी जो वस्तु उपलब्ध है उसी के स्वरूप और गुण परिवर्तन करता है और अपने हिसाब से अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके घर, गाड़ी, कार, मकान, विद्यालय, हवाई अड्डा इत्यादि बनाता है। संसाधन के प्रकार। संसाधन के विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन। पहला संसाधन है वास्तविक संसाधन। उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण है पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का तांबा। उसके बाद है संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो तथा इसको उपयोग भविष्य में करने की संभावना हो, जैसे केरल मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं: जैव संसाधन। सभी सजीव जैव संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन, खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील। उपलब्धता के आधार पर संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। वैसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः यह खत्म या समाप्त नहीं होते, जैसे सूर्य की किरणें, पवन इत्यादि। इन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे सूर्य की किरण और पवन। इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। ये वैसे संसाधन है जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग होने के आने के बाद पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे खनिज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि। अगला है जल एवं वन। जैसे नवीकरणीय संसाधन है जिनका भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। वितरण की दृष्टि से प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है। इन्हें सर्वोच्च संसाधन कहा जाता है। मिट्टी एवं पवन ऐसे संसाधन है जो सभी जगह पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे संसाधन है जो निश्चित मात्रा पर पाए जाते हैं, इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगढ़ में मिलने वाला यूरेनियम, छोटानागपुर में पाए जाने वाला कोयला। ये ऐसे संसाधन है जो एक निश्चित स्थान पर ही मिलते हैं।
इसीलिए इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संसाधन कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाला सभी संसाधन राष्ट्र संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी राष्ट्र संसाधन कहलाते हैं। समुद्र तट से 1902 किलोमीटर दूर क्षेत्र के अंदर पाया जाने वाला संसाधन राष्ट्र संसाधन का समुद्रों में भी यह दूरी तय किया गया है कि 1902 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाला सभी संसाधन, समुद्रों में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्र संसाधन कहा जाता है। 200 किलोमीटर से आगे स्थित खुला क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा गया है। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। संसाधनों का वितरण असमान रूप से पाए जाने का कारण है अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता। अब इकाई 1 का क पाठ दूसरा है। इसका नाम है भूमि, मृदा एवं वन संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग पर भूमि स्थित है। पठार, पहाड़, मैदान, दलदल, मरुस्थल, जंगल, हिमाचल जगह सभी भूमि पर ही है। प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। भूमध्यसागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती होती है। अब ये जो सभी नोट्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सभी हमारी दुनिया किताब से ही नोट किए गए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती होती है। शीतोष्ण जलवायु में गेहूं की खेती होती है। मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखा करके ठोस भूमि बदला गया है और नई मुंबई का शहर का विकास किया गया है। जो नई मुंबई शहर है जहाँ पर उसको विकास किया गया, वो पहले दलदली भूमि थी, उसको सुखा दिया गया है और वहाँ पर नई मुंबई शहर का विकास किया गया है। चालुवर्ती भूमि। चालुवर्ती भूमि क्या है? जिस भूमि पर एक वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई। इसके बाद है अनपर्ती भूमि। जिस भूमि पर एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं की गई हो। अगला है भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को जो मिट्टी में रहती है ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव, अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को ह्यूमस कहा जाता है, जो मिट्टी में मौजूद रहता है। मिट्टी के निर्माण में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह लंबी होती है, जिसके मिट्टी के बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के विभिन्न स्तर होते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमस, उसके बाद बालू एवं पंख, उसके बाद ऋतु क्षणिक कण और अंत में मौलिक चट्टान होती है। उर्वर मिट्टी उपजाऊ होती है। जैसे नदी घाटी की जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, और अनुर्वर मिट्टी ऐसे होती है जिसमें उपजाऊपन कम होता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊपन पाया जाता है। सर्वाधिक उपजाऊपन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में किस किन फसलों की खेती होती है? तो चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना एवं दलहन की खेती होती है। काली मिट्टी एल्युमिनियम लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि उसमें एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक पाया जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? यह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। लोहे के अंश के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें लोहे का अंश पाया जाता है। लाल मिट्टी में जब जल मिल जाता है तो वह पीले रंग की हो जाती है और वह पीली मिट्टी कहलाती है। तो पीली मिट्टी में कौन कौन फसल होता है?
ज्वार बाजरा मक्का मूंगफली तंबाकू फलों का उत्पादन इत्यादि होता है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। लाल मिट्टी जो होती है वह अनुर्वर होती है, अर्थात इसमें उपजाऊपन कम होता है। लैटेराइट मिट्टी केरल कर्नाटक तमिलनाडु में मिलता है। चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मिट्टी है और गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक जटिल मिट्टी पर्वतीय मिट्टी का है। पर्वतीय मिट्टी को सर्वाधिक जटिल मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना मृदा अपरदन कहलाता था। मृदा कटाव कहा जाता है। मृदा का सतही अपरदन तेज पवन या पानी के बहाव के कारण मैदानी क्षेत्रों में होता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मृदा का क्षुद्र नालिका एवं अवनलिका अपरदन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी कटाव रोकने का उपाय समोच्चरोकीय खेती है, सीढ़ीनुमा खेत जिसे कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव से बचाव करने का उपाय है मिट्टी को पुआल से ढकना, जिसे मल्च बनाना कहा जाता है। मल्च बनाना किसे कहा जा सकता है? क्या किया जाता है कि पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी तेज आंधी तूफान के कारण उड़ करके दूसरे जगह पर चली जाती है, जिस कारण से वहां पर मिट्टी को बचाने के लिए लोग पुआल से ढक देते हैं, जिसे मल्च बनाना कहा जाता है। मिट्टी का संरक्षण का सबसे सर्वाधिक उपाय महत्वपूर्ण उपाय है वृक्षारोपण करना, वृक्षों पेड़ पौधों के रोपण करना। वैज्ञानिक दृष्टि से जल हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर बनता है, जिसका सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु। जल ठोस, तरल एवं गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडार प्रशांत महासागर में है, 49.9%। सबसे ज्यादा भंडार प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर भी है। मीठा जल स्तरीय भाग में पाया जाता है। तो हम लोग आते हैं इकाई ख तीसरे पाठ में वन एवं वन प्रणाली संसाधन। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य है मिजोरम है। मिजोरम में 91.27% क्षेत्र में वन 91.2% वन पाया जाता है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 77.7 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। न्यूनतम वन क्षेत्र और न्यूनतम वन प्रतिशत वाला राज्य है गोवा। गोवा में बहुत ही कम वन क्षेत्र और वन प्रतिशत पाया जाता है। समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सार्वजनिक वानिकी कहा जाता है। आजकल सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हिमालयन यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है। हिमालयन यव एक पौधा है जो कैंसर के उपचार में उससे दवाइयां बनाई जाती है। मरुस्थल का राजा खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। स्वस्थ पर्यावरण हेतु कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। यदि कोई कहीं का वातावरण यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो उसके लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र पर 33% हिस्से में वन का विस्तार होना चाहिए। सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। अमेजन में इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। भारत में सदाबहार वन पश्चिमी घाट पर्वत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलते हैं। शंकुधारी वन भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों के अधिक ऊंचाई भागों में मिलते हैं। ज्वारीय वनों का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। डेल्टा प्रदेश अर्थात नदियों के किनारे के समुद्रों के किनारे जो डेल्टा प्रदेश होते हैं वहां पर ज्वारीय वनों का विकास होता है। वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भूस्खलन और मिट्टी कटाव को रोकना, साथ ही साथ जलवायु में नमी बनाकर रखना जिससे उचित वर्षा हो सके। ये वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश का राष्ट्र पशु बाघ है, राष्ट्र पक्षी मोर है और विरासत पशु हाथी है। एक सर्वे किया गया है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। यह 1970 में सर्वे किया गया। इस सर्वे में क्या हुआ कि 1970 ईस्वी में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन संसाधन संस्थान देहरादून द्वारा किया गया। रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, ऐसे जीव जंतु, ऐसे पादप प्रजातियों की यह सूची है जो विलुप्त हो रहे हैं और विलुप्त होने का कारण क्या है उस पर पता लगाना या रेड डाटा बुक का में वर्णन किया गया है। अपने देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभयारण्य है और 16 जैव मंडल है। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है। मांसाहारी जीव शेर, चीता, बाघ को मांसाहारी जीव कहा जाता है और शाकाहारी जीव हिरण, हाथी को कहा जाता है। उभयचर जीव अर्थात जो जल में भी रह सकता है और पानी सूखे स्थानों पर भी रह सकता है, वो ऐसे जानवर को उभयचर जीव कहा जाता है। जैसे मेढक, कछुआ है। सरीसृप जीव जो सड़क सड़क कर चलने वाले जीव है उन्हें सरीसृप जीव कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली, केचुआ। अब हम चलते हैं खनिज संसाधन, महत्वपूर्ण पाठ है खनिज संसाधन। इससे संबंधित नोट्स तैयार किए गए हैं जिन्हें किताब से ही नोट किया गया है। पहला है खनिजों को पृथ्वी का मूल संसाधन कहा जाता है। खनिज स्वतः प्रकृति में पाए जाने वाला पदार्थ है। टैल्क सबसे मुलायम खनिज है और हीरा सबसे कठोर खनिज है। सबसे कठोर खनिज हीरा है, सबसे मुलायम खनिज टैल्क है। विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिजें मिलती है और भारत में कितने खनिज मिलती है? 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टानों के मिलने से भूपटल का निर्माण होता है। ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश मिलता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। जिनमें लोहे का अंश मिलता है उन्हें लौह युक्त खनिज कहते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। ऐसे खनिज जिनमें लोहे का अंश काफी कम या नहीं के बराबर होता है वे अलौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। कार्बनिक खनिज अर्थात जिनमें कार्बन का अंश होता है उसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। ऐसे खनिज जिसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है अर्थात वे जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। लोहा आधुनिक सभ्यता उद्योग की जननी है। लौह अयस्क के जो अयस्क हैं उनके नाम है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट। लौह उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन चीन का पिंकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक सिनेरिया, रूस में निजनी तालगिल इत्यादि है। उड़ीसा में लौह उत्पादक केंद्र केवझर, बुनाई, बादाम पहाड़ में उड़ीसा लौह इसका उत्पादन किया जाता है। झारखंड में लौह इसका उत्पादन
कुआ, नौमंडी, जमदा किया जाता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में लौह का उत्पादन होता है। कर्नाटक में कुद्रेमुख, बाबू बुदान पहाड़ी पे होता है। झारखंड में रायपुर, दुर्ग, बस्तर में लौह का उत्पादन होता है। जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है उन्हें अयस्क कहा जाता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान पूरे विश्व में पहला है। जंग रोधी इस्पात बनाने में मैंगनीज का उपयोग लोहा के साथ किया जाता है। मैंगनीज का उपयोग बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग में होता है। कीटनाशक दवाओं को बनाने में भी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। भारत में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। अबरक का उपयोग खिलौना एवं दवा उद्योग में किया जाता है। अबरक का अयस्क का नाम बायोटाइट या मस्कोबाइट है। अबरक गुलाल में मिलाए जाते हैं। अबीर गुलाल जो बनता है उसमें अबरक मिलाए जाते हैं। आयरन में भी कॉइल के साथ अकबर की परत लगी होती है। आयरन जिनसे हम अपने कपड़ों का आयरन करते हैं, चकाचक करते हैं, उसमें कॉइल के साथ अबरक की परत लगी रहती है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत उपकरण बनाने, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान में किया जाता है। अगला पाठ है इकाई 1 का घ ऊर्जा संसाधन। पहला है किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। इन्हें दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष लगता है। तीसरा है इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत है। भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोयला एक अवसादी चट्टान है। एंथ्रासाइट में कोयला कार्बन की मात्रा 90% से ऊपर होती है। यह विटामिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 60 से 88% होती है। कोयला लिग्नाइट कोयला में कार्बन 50 से 70% होता है। इसका रंग भूरा होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। पीट में कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। यह सबसे निम्न प्रकार का कोयला है। भारत में गोंडवाना समूह एवं टर्सरी युग की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में मिलता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। यानी कि 98% हिस्सा जो कोयला है वह गोंडवाना समूह में पाया जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मोहपानी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में। तसियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। गोंडवाना समूह का कोयला दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के भ्रंश घाटी में पाया जाता है। दो प्रकार का कोयला होता है, टर्शियरी कालीन कोयला और गोंडवाना समूह का कोयला। भारत में पहली बार पेट्रोलियम का पता 1866 ईस्वी में चला, लेकिन 1890 में डिगमोई में पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खंभा क्षेत्र में
और 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। असम में डिगबोई, नहरकटिया, हुगलीगंज, बोरान, रुद्रसागर, निगरू एवं बरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात में कहाँ कहाँ तेल पाया जाता है? अंकलेश्वर, कलोत, बलोल, कोसवा, मेहसाना, बकरोल, नौगांव इत्यादि में तेल के उत्पादन केंद्र हैं। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम अरब सागर से मुंबई हाई समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है, जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। ये जितने सभी है तेल उत्पादक केंद्र, ये सभी कच्चे तेल का उत्पादन केंद्र करते हैं। कच्चा तेल जो होता है वह अशुद्ध तेल होता है। अपने देश में इन कच्चा तेल को शोधन साफ करने का शोधनशालाएं कार्यरत है। वो उनकी संख्या है 1800 अधिक। बिहार में बरौनी एकमात्र तेल शोधनशाला है। बंगला तेल शोधनशाला राजस्थान में है। अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी तेल क्षेत्र गुजरात पे है। देश का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला मथुरा में है। प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन, मशीनों को चलाने में किया जाता है। सबसे लंबा गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया जल विद्युत का पहला संयंत्र। हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। भाखड़ नांगल भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। भाखड़ नांगल जो परियोजना है वह सतलज नदी पर बनाई गई है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना नोहा नदी पर बनाई गई है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की मदद से जिस विद्युत का उत्पादन होता है उसे ताप विद्युत कहा जाता है। देश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कहलगांव, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरातू, बोकारो प्रमुख है। देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल। देश का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र कोटा में है। कलपक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु मद्रास में है। नौरौरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु केंद्र सूरत में है। कैगा परमाणु केंद्र कर्नाटक में है। कुडनकुलम तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका भंडार असीमित है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा है। ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया। सौर ऊर्जा का संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। यदि हम 32 किलोमीटर गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है। पृथ्वी के भीतर जो ऊर्जा है उसे उसे ताप संग्रहित है। जिस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पूर्णा घाटी लद्दाख, तातापानी मध्य प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। अगर हवाएं तेज बह रही है उससे भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। भारत के गुजरात के लांबा में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पवन फार्म लगाया गया है।
कक्ष की खाड़ी और सुंदरवन में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं।